हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी क्लास 8th का जो फर्स्ट चैप्टर है एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। आपका बहुत ही सपोर्ट मिला, थैंक यू सो मच। आज हम लेसन नंबर 2 देखेंगे क्लास 8th का। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स होंगे। आपका जो लेसन है वो रिकवर हो जाएगा पूरा इन्हीं नोट्स से। अन्यथा आप कॉम्पिटिशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो ये रामबाण है ही है। ठीक है, कई बार होता है हमें सब कुछ याद होता है, लेकिन एनसीईआरटी में से हैं कई लाइनें उठाकर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमसे कवर नहीं होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक लाइन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। आपको इतना बड़ा लेसन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। और ये लेसन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, बिकॉज वो 17 पेजेस का लेसन है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ये पार्ट फर्स्ट ही देखेंगे। आधा लेसन सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो व्यापार से मतलब ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो अंग्रेज अपने यहाँ भारत में आ रहे हैं, तो वो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर कैसे साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसकी पूरी डिटेल इस एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 2 से हमें मिलने वाली है। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर तो औरंगजेब था। देखिए, पावरफुल की बात हो रही है, बाकी लास्ट जो है मुस्लिम रूलर तो बहादुर शाह जफर थे, जो 1857 की क्रांति में जो उन्होंने साथ दिया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये पावरफुल मुगल रूलर की बात हो रही है। औरंगजेब, इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। और लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति में इन्होंने साथ भी दिया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, और अंग्रेजों ने उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला था। आप पिक्स में देखते जाइएगा। दूसरी पेज नंबर में फर्स्ट में बताई गई है कि अंग्रेज एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, परंतु यहाँ के मालिक बन गए। व्यापारिक कंपनी व्यापार करने के लिए ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आई थी। अंग्रेजों के अलावा यहाँ पर कौन कौन से आए थे और जातियाँ? पुर्तगाली, डच और फ्रेंच। ये भी हमें याद होना चाहिए। अंग्रेजों के अलावा पुर्तगाली, डच और फ्रेंच भी यहाँ आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको फाइट करके यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अब टॉपिक स्टार्ट होता है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आ रही है? पूर्व में, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया? सन 1600 में ईआईसी ने, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है बच्चों, तो ईआईसी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस समय, से चार्टर मतलब होता है इजाजतनामा। ठीक है, तो इजाजतनामा या चार्टर हासिल किया, जिसमें कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। ठीक है, तो सबसे पहले चार्टर ये वहाँ पे एक्सेप्ट करवा रहे हैं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से 1600 में। ठीक है, अब देखिए, एकाधिकार का मतलब है कि अब पूर्व की साइड में दूसरी कोई कंपनी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती, अकेले ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर व्यापार करेंगे। ईआईसी एक वाणिज्यिक कंपनी थी। वाणिज्यिक मतलब व्यापार या उद्यम जिसमें सस्ता सामान खरीदेंगे और महंगा बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। वाणिज्यिक या व्यापारिक कंपनी में आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, तो वाणिज्यिक और व्यापारिक एक ही होती है। चार्टर की बात करें तो ये चार्टर दूसरी यूरोपीय कंपनियों को आने से नहीं रोक पाया। ठीक है, अब यहाँ पर तो एकाधिकार हो गया था, बट जो पुर्तगाली, डच, फ्रेंच अभी हमने देखे थे वो यहाँ पर आ गए, वो भी स्वयं व्यापार करने के लिए आए थे। तो इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर आ गए थे। मतलब इंग्लैंड अपने यहाँ पर आते उसके पहले पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर आ गए थे और अपना गोवा में ठिकाना बना चुके थे। अब पुर्तगाल का ही एक खोजी यात्री था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को द गामा, तो उन्होंने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का जो समुद्री मार्ग है वो खोज डाला था। उसके बाद डच और फ्रांसीसी भी यहाँ पर आए। अब ये सब तो आ तो रहे हैं, तीनों चारों जो है यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये थी कि सभी भारत में आना चाहते थे और एक ही काम करना चाहते थे। क्या? कि चीज़ें सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। मतलब सभी का पर्पज क्या था? व्यापार करना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का रास्ता प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म करना बन गया था। भाई ईआईसी कैसे फलेगी फूलेगी यहाँ भारत में आके, जब डच, पुर्तगाली, फ्रेंच इनको खत्म किया जाए, इनको यहाँ से निकाला जाए, तो एकाधिकार रूप में ये ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ हुई, जहाज डुबाए जाने लगे, रास्ते में रुकावटें खड़ी करने लगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना ये, हथियारों से व्यापार चलने लगा तथा व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी से सुरक्षित किया गया। तो ये काम सभी अपना अपना करने लगे, ये चारों ही।
बस्तियों की किलेबंदी और मुनाफा कमाने के कारण स्थानीय शासक विरोध में आए। नेचुरल है, बस्तियों की किलेबंदी करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जो वहाँ के नवाब है, वहाँ के राजा हैं, वो इनके विरोध में आने लगे। अब कंपनी के लिए व्यापार और राजनीति को अलग अलग रखना मुश्किल हो गया। मतलब अब तक तो कंपनी कर रही थी कि भाई प्रॉफिट कमाना है हमें तो किसी भी प्रकार से। अब क्या है, बीच बीच में ये नवाब राजा अपने अपने मांगे लेकर अड़ने लगे, ठीक है, इनका विरोध करने लगे इनकी किलेबंदी वगैरह से। तो अब पॉलिटिक्स और ट्रेड को, प्रॉफिट को अलग अलग रखना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गया। अब तक हमने क्या देखा, औरंगजेब लास्ट पावरफुल था और लास्ट रूरल था बहादुर शाह जफर। उसके बाद में देखा कि अंग्रेज हमारे यहाँ 1600 में एक चार्टर साइन करवाते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट से और अपने यहाँ पर एंटर करते हैं। उनके साथ साथ डच, फ्रेंच और पुर्तगाली भी यहाँ एंटर कर जाते हैं। सबका पर्पज एक ही, व्यापार करना और प्रॉफिट कमाना। अब ईआईसी भारत में कैसे टिकेगी कि इसकी कॉम्पिटिशनल जो कंपनीज है उनको खत्म कर दें, और इसके लिए ये चारों ही आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे के जहाज़ों को डुबाना, अपने चौकियों की किलेबंदी करना, ये काम ये सभी करने लगी। अब यहाँ पर ईआईसी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब पॉलिटिकल और प्रॉफिट दोनों, व्यापार और राजनीति दोनों अलग अलग रखना अब उनके लिए मुश्किल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पर अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं, देखिए ये बंगाल में व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो यही एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट अंग्रेजों ने अपनी कंपनी, फर्स्ट इंग्लिश कंपनी हुगली नदी के किनारे 1651 में बनाई। देखिए 1600 में चार्टर ला रहे हैं साइन करवा के, और 1651 में इन्होंने ये कंपनी बनाई हुगली नदी के किनारे। व्यापारी फैक्टर कहलाते थे उस वक्त, जो इनका जो उद्यम था वो तो फैक्ट्री कहलाता था, जो अभी भी हम फैक्ट्री कहते हैं, और जो व्यापारी थे ना उसमें वो व्यापार करने वाले वो फैक्टर कहलाते थे, ठीक है। तो फैक्ट्री में निर्यात होने वाला सामान वेयर हाउस में रखते थे ये लोग, ठीक है। फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता था, वहाँ पर ही सामान रखा जाता था जो बाहर निर्यात होगा। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने व्यापारियों और सौदागरों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए कह दिया, भाई उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े थे, वहीं पर काम अच्छा हो, ज़्यादा समय तक काम कर पाए, तो उनको वहीं रोकने लगे, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करने लगी, वहीं पर अधिकारियों को रखेगी, फिर वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आ रहे हैं। अब कंपनी आबादी की सुरक्षा का बहाना कर कर अब किले बनाने लगी। अब इसका स्थानीय शासकों ने बहुत विरोध किया। यहाँ मैंने कोलकाता के लिए लिखा है कि शुरू में इसको कालीकाता कहते थे, फिर कलकत्ता, और अभी प्रेजेंट में कोलकाता कहा जाता है। अब उस वक्त मुगल सम्राट औरंगजेब था, ठीक है। अब औरंगजेब से कंपनी ने क्या किया, फ्री ट्रेड करने का जो है फरमान जारी करवा लिया, ठीक है। कि फरमान क्या होता है, एक रॉयल ऑर्डर होता है। ये रॉयल ऑर्डर इन्होंने किससे ले लिया, औरंगजेब से ले लिया, है ना। फिर क्या हुआ, ये फरमान, शाही आदेश, रॉयल ऑर्डर ले लिया इन्होंने। इसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक हुआ कि ये औरंगजेब ने जैसे ही ये फ्री ट्रेड करने का, इनको शुल्क मुक्त व्यापार करने का जैसे ही ऑर्डर दिया, बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। अब इन्होंने टैक्स चुकाना बंद कर दिया, ठीक है, फ्री का इन्होंने ये फरमान जारी करवा लिया, तो बंगाल में जो राजस्व वसूली है वो कम हो गई। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो जब इन्होंने शाही आदेश फरमान जारी करवाया था, तब बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद में अलीवर्दी खान बना नवाब, और उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब सिराजुद्दौला ने जो है ये चीज़ें इनके बीच में लानी शुरू कर दी। क्या, व्यापार के बदले कंपनी से शुल्क मांगा, टैक्स मांगा, कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, किलेबंदी बढ़ाने से रोकना स्टार्ट कर दिया कंपनी को, और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, ठीक है। तो कंपनी शुल्क देने के लिए किसी भी हालत में तैयार थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब से शाही फरमान जारी करवा लिया था। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, लड़ेंगे, तो प्लासी का युद्ध इसका रिजल्ट रहा। तो सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, इनके विरोध का अंत प्लासी का युद्ध हुआ। ये पहला युद्ध था अंग्रेजों का भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का, प्लासी का युद्ध। अब बैटल ऑफ प्लासी आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, आपको ऐसी की ऐसी लाइनें वहाँ पर मिलेगी। तो प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ये 1756 में हुआ था। देखो सबसे पहले प्लासी मैंने लिख दिया यहाँ पे। प्लासी नाम क्यों पड़ा, यहाँ पलास के फूल बहुत अधिक है, ठीक है, और पलास के फूलों से होली पर जो खेला जाता है ना गुलाल, वो भी बनाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम प्लासी पड़ा। 1756 में ये हो रहा है, और 1756 में बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला विरोध कर रहा है, तो सिराजुद्दौला बना। कंपनी सिराजुद्दौला की जगह एक कठपुतली शासक पपक रूलर चाहती थी। पपट रूलर मतलब अपने जो इशारों पर नाचने वाला रूलर चाहती थी, ताकि इसको व्यापार करने में दिक्कत ना हो। तो
अंग्रेजों के अनुसार राज्य कर सके ऐसा पपेट रूलर चाहती थी। ठीक है, अब सिराजुद्दौला तो इसका ओपनली विरोध कर रहा था, वो व्यापार करने नहीं देता। तो क्या हुआ, 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार की इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कासिम बाजार की, सबसे पहले कासिम बाजार की इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोला था। कंपनी पर अधिकार कर लिया, गोदाम पर तालाबंदी कर दी, हथियार छीने, अंग्रेजी जहाजों को घेर लिया। तो यहाँ पर तो भाई इसकी सिराजुद्दौला की ये जीत हुई एक तरीके से। ठीक है, अब ये खबर जब इन्होंने सुनी तो कलकत्ता हाथ से निकल गया। इस प्रकार की खबर सुनी तो मद्रास में तैनात थे कंपनी के ऑफिसर्स, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। ठीक है, तो 1757 हो गया। 1756 में तो सिराजुद्दौला ने यहाँ इस कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कवर कर लिया, अब कलकत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना जाती है प्लासी के मैदान में, और सिराजुद्दौला दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। सिराजुद्दौला यहाँ पे मारा जाता है। अब मीर जफर बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। असलियत में प्लासी के युद्ध में जीत अंग्रेजों की इस गद्दार की वजह से हुई थी, मीर जफर की वजह से। सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी इसने, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था, और अंग्रेजों ने इसको नवाब बनाने का लालच दिया था। तो देखिए इस प्रकार से इन्होंने कवर कर लिया यहाँ पर भेद जान जान के अंग्रेजों ने। तो मीर जफर को बंगाल का नया नवाब अब बना दिया गया। लास्ट देखिए प्लासी का युद्ध हो गया। 1756 में अटैक हो रहा है, कलकत्ता को कंट्रोल कर रहा है सिराजुद्दौला। फिर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में फिर से युद्ध हो रहा है, और वहाँ पे सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जफर को नया बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो भारत में कंपनी की ये पहली जीत थी, जिससे अंग्रेजों को हौसला मिल गया था कि हम इजीली भारत को कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली जीत थी। तो पहली जीत थी प्लासी का युद्ध। ओके, और अपने साम्राज्य को फलने फूलने के लिए सबसे बड़ी जीत, औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने के लिए दूसरी लड़ाई लड़ेंगे, बक्सर की लड़ाई। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों का यहाँ पैर जमाकर रख दिया इन दो युद्धों ने। अब एनसीईआरटी ने एक सीधा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि कंपनी ने बंगाल को सीधे कब्जे में नहीं लिया। भाई सीधी सी बात है, जब बंगाल जीत गए थे तो सीधा कब्जे में क्यों नहीं लिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को भी नवाब घोषित कर सकते थे, सीधा सीधा यहाँ पे राज्य कर सकते थे। तो देखिए शुरू से ही इसका एक ही उद्देश्य बना हुआ था, प्रॉफिट कमाना। तो कंपनी का मेन उद्देश्य व्यापार करना था, राज्य करना नहीं था। ठीक है, और स्थानीय शासकों की मदद से, जो राजा नवाब है उनकी हेल्प से अगर प्रॉफिट कमाने का काम, कंपनी के व्यापार का काम अगर इजीली हो रहा था, तो इनको ये बखेड़ा खड़ा नहीं करना था। ठीक है, तो इन दो कारणों से इन्होंने बंगाल को सीधे कब्जे में नहीं लिया। अब है मीर जफर ने कंपनी का, अब देखो मीर जफर इनका पपेट रूलर बन गया था, इनका कठपुतली शासक बन गया था। अब मीर जफर ने भी कंपनी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने जब इसको नवाब बना दिया गया है तो इसने विरोध करना स्टार्ट क्यों किया कि भाई प्रजा की नज़र में भी एक राजा का मान सम्मान होता है, प्रभुता होती है ना। और ओवर टैक्स ले रहे थे ये अंग्रेज, तो ये इससे पे नहीं हो रहा था। तो इन दोनों कारणों से मीर जफर ने भी इनका विरोध स्टार्ट कर दिया। अब मीर जफर ने विरोध किया तो मीर जफर को हटाया और इन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम को नवाब बनाया तो देखिए मीर कासिम ने भी सेम जैसे किलेबंदी करना और सिक्कों पर इनको कवरेज नहीं करने दिया, और उसके अलावा ओवर टैक्सेशन, इसका विरोध किया मीर कासिम ने भी। ठीक है, तो मीर कासिम के विरोध के बाद लड़ाई हो रही है बक्सर की लड़ाई 1764 में, अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी। बक्सर की लड़ाई देखो प्लासी की लड़ाई थी, जो प्लासी का युद्ध था वो भारत में अंग्रेजों की पहली विजय थी, जबकि बक्सर की लड़ाई भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना की निर्णायक लड़ाई थी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये मीर कासिम, अब जनरली तो हम क्या पढ़ेंगे, बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई। तो देखिए ये संयुक्त सेना थी, इनकी संयुक्त सेना थी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इनकी संयुक्त सेना थी। और इधर अंग्रेज थे, अंग्रेजों का कौन सा ऑफिसर था, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इनकी संयुक्त सेना के बीच में यहाँ पर ये लड़ाई हो रही है। अब देखिए ये पहले नोट देखिएगा, बाद में इसको बात करते हैं हम। इसके पहले एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, देखिए नोट फॉर 8th क्लास स्टूडेंट, ये मैंने इसके लिए बक्सर की लड़ाई के लिए लिखा है दोस्तों। अगर 8th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बक्सर की जो लड़ाई है, तो बच्चों आपके एनसीईआरटी के कोर्स में बक्सर की लड़ाई को डिटेल से नहीं दिया है। बक्सर की लड़ाई को इतना ही कह के एनसीईआरटी ने छोड़ दिया है कि 1764 में अंग्रेजों का यहाँ पर जो है पैर जमा लिए बक्सर की लड़ाई के बाद में, और इनके बीच में हुई थी। यहाँ बक्सर की लड़ाई को मैंने डिटेल से इसलिए दिया है
कि ये कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में बक्सर की लड़ाई की एक एक लाइन कंपटीशन में तो जरूरी है, ठीक है। तो मैंने साथ के साथ बक्सर की लड़ाई डिटेल से दे दी, क्योंकि प्लासी और बक्सर की लड़ाई तो एक निर्णायक लड़ाइयाँ थी। तो ये 8वीं क्लास के जो स्टूडेंट है, स्पेशली अगर इन नोट्स को देख रहे हैं तो बक्सर की लड़ाई स्किप कर दीजिएगा, इनके डेट वगैरह याद रख लीजिएगा। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है, और अभी मैंने बताया कि भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना इसी लड़ाई से होती है। किस किस के बीच में हो रही है ये हमने देखा, ठीक है। और ये बक्सर नामक स्थान कहाँ है? बिहार का आरा जिला है, बिहार का आरा जिला है, वहाँ पर बक्सर नामक स्थान है, वहाँ पर ये लड़ाई हो रही है। पहले नोट देखिए, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर पूछा जाता है, ठीक है। पहले गवर्नर ही थे, 1857 की क्रांति के बाद में वाइसराय हो गए। तो गवर्नर कौन था? वेंसी टाट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर था वेंसी टाट, और बंगाल का नवाब था मीर जफर, ठीक है। अब आप कहेंगे इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है तो मीर जफर, देखिए मीर कासिम ने क्या किया था, इस बक्सर की लड़ाई के कुछ दिन पहले 1763 में पटना हत्याकांड कर दिया था। पटना में अनेक अंग्रेज ऑफिसर्स को इसने मार दिया था मीर कासिम ने, और जो है भागकर अवध चला गया था, सुजाउद्दौला की शरण में चला गया था। अब पीछे से अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जफर को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वेंसी टाट और नवाब हो गया मीर जाफर, क्लियर। और बक्सर की लड़ाई किसके बीच में हो रही है? फिर ये तीनों यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ शाह आलम सेकंड भी यहाँ शरण लिया हुआ था, सुजाउद्दौला के पास अवध में मुगल बादशाह था ये। तो ये तीनों यहाँ मिल जाते हैं, और इसके और ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो लीडर था इसका। तो हेक्टर मुनरो और इनकी तीनों के संयुक्त सेना के बीच में बक्सर की लड़ाई होती है। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है, तीनों की संयुक्त सेना हार गई। रॉबर्ट क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बनाया। देखिए रॉबर्ट क्लाइव भी करीब 18-19 साल का ही अंग्रेज ऑफिसर वहां से आया था अपने भारत में, ठीक है, और इसको वापस बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ये पहले भी बंगाल का गवर्नर था और इसको ही वापस बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि इसको बहुत अनुभव था, और इस अनुभव से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ प्रॉफिट करवा सकता था ये इसी का, तो इसलिए इसको रॉबर्ट क्लाइव को वापस बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की ओर से जो पराजित पक्ष है, ये तीनों की संयुक्त सेना हार गई ना, तो इस पक्ष से 2 संधियां की रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। बक्सर की लड़ाई तो ये हार गए, अब हारे हुए 2 संधियां कर रहे हैं अंग्रेजों से, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की सेकंड संधि। तो इलाहाबाद की पहली संधि में क्या होता है? इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में हुई है, ठीक है। 1764 में तो युद्ध हुआ है, 1765 में ये संधि हो रही है। क्या हुआ? तो देखो इलाहाबाद की पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के बीच में हुई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि सुजाउद्दौला जो इसमें संयुक्त सेना में था ना, तो सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई, ठीक है। पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के बीच क्या क्या बातें हुई इसमें? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सीधी इन्होंने अंग्रेजों ने बादशाह से ले ली, ठीक है। शाह आलम सेकंड था ना मुगल बादशाह, इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसके बदले कंपनी हर साल बादशाह को 26 लाख दे देगी। मीर जाफर का लड़का था नजमुद्दौला, बहुत ही अल्पवयस्क था, तो बंगाल का इसको नवाब बना दिया गया, मीर जाफर के लड़के को नजमुद्दौला। कुछ समय बाद मीर जाफर मर गया था, तो ये जो नजमुद्दौला है, ये इसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में भी एक सेना की टुकड़ी रख दी, और उसके खर्च के लिए ये नजमुद्दौला इनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए दिया करता था, ठीक है। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीना और शाह आलम सेकंड को दे दिया। तो ये थी इलाहाबाद की संधि। अब है इलाहाबाद की दूसरी संधि, 16 अगस्त 1765 को हो रही है, वो 12 अगस्त को हो रही है, 16 अगस्त को हो रही है। अवध का जो पराजित नवाब था सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई, सुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई। अवध में जो मुक्त व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी गई, ठीक है, वो यहाँ भी फ्री ट्रेड की इन्होंने अनुमति ले ली। कहाँ पर? अवध में। युद्ध क्षतिपूर्ति राशि के रूप में सुजाउद्दौला ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए 2 किस्तों में। बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को सुजाउद्दौला ने उसकी जागीरें वापस लौटा दी। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। अब इसका रिजल्ट देखेंगे। अब इसका पहला रिजल्ट तो देखो बिल्कुल खतरनाक ही हुआ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूली का जो कानूनी अधिकार है वो अंग्रेजों को मिल गया, ठीक है। और दूसरा, अंग्रेज भारत में सस्ते दर पर चीजें खरीदने के लिए इंग्लैंड से पहले सोना, चांदी, भारी पैसा, अन्य कीमती धातुएं मंगाते थे। मतलब ट्रेड करने के लिए आई है तो अपने को सोना, चांदी, अन्य कीमती धातु वगैरह देते थे और हम उनको सस्ते मूल्यों पर सामान देते थे। अब क्या हुआ?
जब दीवानी का अधिकार मिल गया तो ये पैसा अपने भारत का ही तो है, बंगाल बिहार उड़ीसा, यहीं से इन्होंने पैसा उठाया, यहीं से टैक्स वगैरह इकट्ठा किया और यहीं से सामान खरीदने लगे। ठीक है, और यहाँ का सामान वहाँ अपने बाजार में, अपने इंग्लैंड में महंगा बेचकर बाहर ही प्रॉफिट कमाने लगे। ठीक है, भारत का ही तो कच्चा सामान है, भारत के ही पैसे हैं, भारत के पैसों से भारत का कच्चा सामान खरीदकर इंग्लैंड भेज दिया, वहाँ की कंपनियों से निर्मित माल में कन्वर्ट करवाया और उसको यहाँ लाकर उसी कोई भारी कीमतों पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? हस्तशिल्प उद्योग, जो कुटीर उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया अपना, और भारतीय संसाधन जो है ब्रिटेन की ओर प्रभावित होने लगे। अब भारतीय संसाधन किसे कहेंगे? पैसे को कहेंगे, लेबर को कहेंगे, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ठीक है, उसका सेटअप है, वो सारा का सारा ब्रिटेन की ओर चला गया। तो नेचुरल है भारत का पैसा पूरा का पूरा ब्रिटेन की तरफ जाने लगा। तो ये रहा बक्सर का युद्ध, जिसने भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर दी। भारत में लूट और गरीबी की शुरुआत बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमने दोनों प्लासी और बक्सर के मुख्य मुख्य युद्ध देखे और EIC का व्यापार करने का तरीका देखा। नेक्स्ट पार्ट में जो कंपनी है, जो EIC है, वो किस प्रकार से व्यापार कर रही है, वो हम उसको सेकेंड पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। अब ये नोट्स आपको 8th क्लास NCERT के नोट्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और RPSC लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।